अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान, इंडिया या ऐसे ही दीगर उन ममालिक के अफराद जहां पे इंश्योरेंस का निज़ाम मुकम्मल तौर पे राइज नहीं है या इंश्योरेंस के निज़ाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं, वो अफराद जब यहाँ अमेरिका आते हैं तो यहाँ आकर उन्हें इंश्योरेंस की कई किस्मों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ किस्में कानूनी हैसियत रखती हैं और कुछ किस्में उनके फ़ायदे के लिए हैं, जिनको अपनाना उनके लिए बेहतर समझा जाता है। अब मैं बारी बारी उन बुनियादी इक़साम का ज़िक्र करूँगा जो कि इंश्योरेंस की किस्में यहाँ अमेरिका में पाई जाती हैं, और नए आने वाले अफराद बिलखसूस उन ममालिक से जब यहाँ आते हैं तो उन्हें उन नई इक़साम का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं जिस इंश्योरेंस का ज़िक्र करना चाहता हूँ वो ऑटो इंश्योरेंस है। ये जनाब वो इंश्योरेंस की किस्म है जिसके अंदर मोटरसाइकिल, गाड़ी और ट्रक तक तमाम ऑटो यानी तमाम व्हीकल्स जो हैं वो कवर होती हैं, और इसकी अमेरिका में कानूनी हैसियत है। जी, इस इंश्योरेंस के बगैर यहाँ अमेरिका में आप अपनी गाड़ी या अपना मोटरसाइकिल या अपना ट्रक या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि ऑटो के अंदर उसको हम तस्वर करते हैं वो आप नहीं चला सकते। और मैं ये नहीं कहता कि यहाँ लोग इंश्योरेंस लाजमी रखते हैं और सबके पास इंश्योरेंस वो मौजूद होती है। जनाब कई ऐसे भी यहाँ पे पाए जाते हैं लोग जो कि इंश्योरेंस ऑटो इंश्योरेंस के बगैर भी अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पे जुर्म तस्वर की जाती है। और अगर आप बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं और खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपको पुलिस रास्ते में रोक लेती है चेकिंग के लिए बाय चांस, तो उसके नतीजा में जब पता चलता है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी की या जो भी आप चीज़ ड्राइव कर रहे हैं, ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल, तो उस इंश्योरेंस के ना होने की सूरत में जहाँ पे आपको वो पेनल्टी का सामना करना पड़ता है जो कि पुलिस आप पे लगाती है। यानी पुलिस आपको आपके लाइसेंस पे पॉइंट्स भी लगा सकती है, पुलिस आपको जुर्माना भी कर सकती है, पुलिस आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड भी कर सकती है, या किसी भी किस्म की जो उससे रिलेटेड सज़ा है वो दे सकती है, जो आपके लाइसेंस और इंश्योरेंस ना होने की सूरत में आपको वो सज़ा जो है उस पर अमल करना पड़ता है और वो सज़ा अपनी भुगतनी पड़ती है। और उसके अलावा एक और जो नुकसान इस इंश्योरेंस के ना होने के, जब अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त अगर इंश्योरेंस नहीं है तो जहां आपने वो इंश्योरेंस ना होने का जुर्माना या जो भी सज़ा वो भरनी है, उसके अलावा जो इंश्योरेंस की और पेनल्टी है इंश्योरेंस होने के बाद वो भी आपने वहाँ पे उसको पूरा करना है। तो ये तो है ऑटो इंश्योरेंस जो कि कानूनी हैसियत रखती है, और इसके बगैर यहाँ पे गाड़ी चलाना जो है वो कानूनी तौर पे इसके बगैर गाड़ी चलाना कानूनी तौर पे जो है वो जुर्म तस्वर किया जाता है, और इसको इंश्योरेंस को ना रखने वाला जो है वो यकीनन गैर कानूनी काम कर रहा होता है। इंश्योरेंस की एक और अहम किस्म जो कि अमेरिका में नए आने वाले अफराद को जिसका सामना करना पड़ता है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। हो सकता है कि दीगर बाज़ ममालिक में भी ये इंश्योरेंस किसी न किसी सूरत में पाई जाती हो, मगर अमरीकी निज़ाम का ये इंश्योरेंस बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि इस इंश्योरेंस के बगैर आपको अपनी जेब से काफ़ी ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती है अगर खुदा न खास्ता आपको ज़्यादा इलाज मुआलजे की ज़रूरत पेश आ जाए या कोई हंगामी तौर पे ऐसा मसला पड़ जाए आपकी सेहत से मुतल्लिक, जिससे कि आपको डॉक्टरों और हस्पतालों के चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ें। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप इंश्योरेंस की मद में हर महीने रकम अदा नहीं कर रहे इंश्योरेंस कंपनियों को, तो आपको एकदम अपनी जेब से ज़्यादा रकम अदा करना पड़ती है, जो कि यकीनन आपके ऊपर एक बोझ तस्वर होगी। अगरचे इस इंश्योरेंस की अब कोई कानूनी हैसियत तो नहीं, यहाँ पे सुनने में आता है कि चंद साल कबल तक हेल्थ इंश्योरेंस को भी कानूनी तौर पर रखना ज़रूरी तस्वर किया जाता था, मगर अब पिछले चंद बरसों से
इस इंश्योरेंस का यहाँ पे होना जो है वो कानूनी तौर पे तो नहीं समझा जाता, यानी ये तस्वर किया जाता है कि अगर आप ये इंश्योरेंस ना भी रखें तो ये आपका ज़ाती मसला है। लेकिन इस इंश्योरेंस के ना होने की सूरत में अगर खुदा न खास्ता किसी को अस्पताल जाना पड़े, एमरजेंसी जाना पड़े या इस तरह किसी भी सूरत में डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो इस इंश्योरेंस के ना होने की सूरत में उनको अपनी जेब से ज़्यादा रकम अदा करना पड़ती है। और इंश्योरेंस होने की सूरत में वो रकम भी उनको कम अदा करना पड़ेगी या हो सकता है उनको बिल्कुल भी कुछ ना अदा करना पड़े। ये उनकी इंश्योरेंस की जो किस्म है, जो कंपनी है, जो वो महीने का अदा कर रहे हैं कंपनियों को, उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो दवाइयाँ आप लेते हैं यहाँ पे इस इंश्योरेंस के होने के बाद, उन दवाइयों के ख़रीदने के लिए भी आप अपनी जेब से कम रकम अदा करते हैं अगर आपके पास ये इंश्योरेंस मौजूद है तो, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपको दवाइयों के लिए भी ज़्यादा रकम अदा करना पड़ती है। तो ये भी इंश्योरेंस की एक किस्म है जो कि अमेरिका के निज़ाम का एक बुनियादी हिस्सा तस्वर की जाती है और नए आने वाले लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। इंश्योरेंस की अगली किस्म जिसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो घरों से मुताल्लिक है, यानी उसे होम ओनर्स इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे घर ख़रीदता हूँ तो घर ख़रीदते वक्त मैं एक इंश्योरेंस अपने घर के लिए लेता हूँ, उसे होम ओनर्स इंश्योरेंस कहा जाता है। और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वक्त घर में कोई चोरी हो जाए या नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफत के नतीजा में, जैसे ज़ालाबारी या तूफ़ान या इस तरह किसी भी कुदरती आफत के नतीजा में अगर घर को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे, तो वो इंश्योरेंस होने की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी आपका वो नुकसान घर का पूरा करती है। तो ये इस इंश्योरेंस की भी कानूनी तौर पर तो यहाँ पे कोई ऐसी हैसियत नहीं है, लेकिन अक्सर घर जो हैं वो मॉर्गेज पर लिए जाते हैं। और जब मॉर्गेज के लिए लोन लेते हैं तो जो लेंडर है जिससे आप लोन लेते हैं उसकी ये तरजीह होती है, उसकी ये प्रेफरेंस होती है कि आप होम ओनर्स इंश्योरेंस ज़रूर लें साथ, क्योंकि इस तरह उनको भी इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि अगर कल कला को आप ये घर ले रहे हैं या आप ख़रीद रहे हैं और आपके घर को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है, तो अगर आपकी इंश्योरेंस ही नहीं है तो आप हो सकता है वो नुकसान पूरा करने की पोजीशन में ना हो, तो जिससे आपने वो लोन लिया हुआ है घर ख़रीदने के लिए जिस बैंक से या जिस कंपनी से, इस तरह वो बहुत ज़्यादा नुकसान से दुचार होंगे। तो उस नुकसान से बचने के लिए वो आपको रिकमेंड करते हैं कि बेहतर है कि आप ये इंश्योरेंस ले लें और महीने के जो हैं वो इस इंश्योरेंस कंपनी को महीने के या क्वार्टरली, जैसे भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ तय हैं, उसके मुताबिक उनको अदा करते जाएं। तो अगर इसका मकसद यही है कि अगर किसी भी किस्म का कोई आपके घर को नुकसान पहुंचता है और जो कंडीशंस उस इंश्योरेंस के अंदर बताई गई हैं, उस कंडीशंस के अंदर अगर वो कंडीशन आती है नुकसान वाली, तो फिर यकीनन वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस नुकसान को पूरा करेगी और आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही एक और इंश्योरेंस की किस्म है जिसे रेंटर्स इंश्योरेंस भी कहते हैं। रेंटर्स इंश्योरेंस बुनियादी तौर पे जो किराए पे लोग घर लेते हैं उनके लिए होती है। तो जब अगर मिसाल के तौर पे मैं किराए पे घर लेने जा रहा हूँ या अपार्टमेंट को लेने जा रहा हूँ, तो जो आगे से ओनर है, जो लैंड ओनर है या जो अपार्टमेंट की जो इंतज़ामिया है, उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, वो कहेंगे कि आप रेंटर्स इंश्योरेंस भी लें। और रेंटर्स इंश्योरेंस तो इतनी महंगी नहीं होती, ये हो सकता है कि इट डिपेंड्स कि हो सकता है $15 $20 महीने की हो, लेकिन उसका मकसद भी ये होता है कि अगर आप वहाँ रह रहे हैं टेनेंट के तौर पे, किराएदार के तौर पे, और उस प्रॉपर्टी को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचता है, कुदरती आफत के नतीजे में कोई आग लग जाती है, कोई चोरी हो जाती है या कुछ हो जाता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस सूरत में जो आपने इंश्योरेंस ली हुई है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नुकसान पूरा करेगी और आपको इस सिलसिले में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का वो भी ज़हनी तौर पे सुकून में रहेगा। इंश्योरेंस की एक और किस्म डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी यहाँ पे पाई जाती है।
جس کی بھی یقیناً قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ احتیاطاً یہ انشورنس بھی لے لیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کام کے دوران یا ویسے عام طور پہ یا ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی طریقہ سے اگر خدا نہ خواستہ معذور ہو جائے کل کلاں کو، تو معذوری کی صورت میں پھر وہ انشورنس کمپنی جو ہے جس کو آپ وہ انشورنس کے مادے میں مہینے کے پیسے ادا کر رہے تھے، تو وہ آپ کو منتھلی یا جو بھی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ کو آپ کی ڈسیبلٹی ہونے کے بعد وہ وظیفے کے طور پہ آپ کی جو انشورنس کی رقم ہے جو آپ ان کو ادا کرتے رہے ہیں، وہ آپ کو اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ پیسے دیتی رہے گی آپ کی ڈسیبلٹی آپ کی معذوری ہونے کے بعد۔ ایک اور انشورنس کی قسم جو یہاں پہ پائی جاتی ہے اور جسے لانگ ٹرم کیئر انشورنس بھی کہتے ہیں۔ جی، لانگ ٹرم کیئر انشورنس جو ہے یہ عمومی طور پہ 65 سال سے جب آپ اوپر ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ اس کی پالیسی جو ہے یہ اس کا امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہوتی ہے، یعنی اس وقت آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ انشورنس پہلے لی ہوئی ہے، آپ اس کے پیسے دیتے رہے ہیں، اور اگر 65 سال سے اوپر آپ کی عمر ہے اور کسی وجہ سے ہسپتال میں جا کے زیادہ دن آپ کو وہاں پہ رہنا پڑے اور مستقل طور پہ وہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے کوئی نرس یا کوئی بھی وہاں کے جو انتظامیہ میں سے وہاں پہ آپ کو ضرورت ہے اس کی، تو اگرچہ 65 سال سے اوپر یہاں پہ آپ کی جو صحت ہے، جو ہیلتھ انشورنس ہے، وہ تو کافی حد تک آپ کو فری مل جاتی ہے، وہ فری اویلیبل ہوتی ہے، لیکن یہ جو انشورنس ہے لانگ ٹرم کیئر انشورنس، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ زیادہ دیر رہ کے تو کسی عملے کے کسی فرد نرس کی یا کسی اور انتظامیہ کے کسی شخص کی وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے آپ کے علاج معالجے میں، آپ کے دھیان رکھنے کے لیے اسپیشل آپ کو ضرورت پڑتی ہے، تو وہ جو آپ نے انشورنس لی ہوتی ہے وہ اس کو کور کرتی ہے۔ انشورنس کی ایک اور قسم لائف انشورنس، جو کہ یقیناً امریکہ کے علاوہ دنیا کے اور بھی بیشتر ملکوں میں پائی جاتی ہے، پاکستان میں بھی لائف انشورنس پائی جاتی ہے۔ اس کو میرا خیال ہے کہ بیمہ پالیسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو یہ جناب یہاں پہ بھی انشورنس پائی جاتی ہے، اور لوگ آپشنل، یہاں پہ ضروری نہیں ہے قانونی طور پہ، اور اپنی مرضی سے یہ انشورنس بھی کر لیتے ہیں، اور یہ انشورنس بھی کرنے کے بعد چاہے آپ اس کا جو بینیفیشری جو ہے جس کو فائدہ آپ کی انشورنس سے پہنچے گا وہ اپنی فیملی ممبر میں سے کسی کو کر دیں یا کسی ادارے کو کر دیں یا کسی بھی چیز کو، کسی بھی جاندار چیز کو یا کسی ادارے کو جس کو بھی آپ اس انشورنس کا حقدار ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ انشورنس کی رقم اس کو ملے، تو آپ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہیں انشورنس کمپنی کے ساتھ اس کے مطابق وہ رقم اس کو ملے گی، لیکن اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اگر کسی بھی صورت میں یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کی موت میں جس کو پیسے مل رہے ہیں انشورنس کے اس کا ہاتھ ہے، تو پھر تو یقیناً اسے کچھ نہیں ملے گا، اور کچھ ملنے کی بجائے بلکہ اس کو خود اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن اگر ہر طرح سے ثابت ہو جائے کہ آپ کی موت میں اس کا ہاتھ نہیں ہے جس کو انشورنس کے پیسے ملنے ہیں، تو پھر یقیناً ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ رقم ملتی ہے، اور اس طرح یہ لائف انشورنس جو ہے وہ بھی یہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے جو کروانا چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں۔ یوں تو انشورنس کی کافی قسمیں ہیں جو یہاں پہ پائی جاتی ہیں، لیکن یہ چند بنیادی اقسام تھیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلی قسم جو میں نے بتائی تھی آٹو، وہ قانونی حیثیت رکھتی ہے، اور بعد میں جن کا میں نے ذکر کیا وہ قانونی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن وہ امریکی معاشرے کا ایک اہم حصہ تصور کی جاتی ہیں، اور انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ زندگی میں ان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس طرح یہاں پہ انشورنس کا جو سسٹم ہے، جو انشورنس کا مافیا ہے وہ کام کرتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان کو شاید محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی جیب سے رقم ادا کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن جب کبھی اس کے فائدے کی ضرورت پیش آئے، جب کبھی اس انشورنس سے اگر نقصان ہو جائے اور انشورنس نہ ہو، تو پھر اس وقت یقیناً اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ انشورنس کتنی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔
اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.